द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के एक बहुत ही अहम और आजकल काफी चर्चित तरीके पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दा हाल में काफी गरमाया हुआ है, खासतौर पर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जी के सुझाव और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। बिल्कुल, सुधा मूर्ति जी का सुझाव है कि शिक्षकों के लिए हर 3 साल में अनिवार्य ट्रेनिंग और परीक्षा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट कई मौजूदा शिक्षकों के लिए भी जरूरी कर दिया है। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा मुख्य सवाल ये बनता है, क्या शिक्षकों के लिए नियमित अंतराल पर अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षाएं आयोजित करना ही क्या यही भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि भाई गुणवत्ता और जवाबदेही तय करने के लिए ये अनिवार्य नजरिया जरूरी है। और देखिए, मैं इस नजरिए की जो प्रभावशीलता है उस पर सवाल उठाऊंगी। मेरा तर्क ये रहेगा कि ये शायद अकेला या सबसे अच्छा समाधान नहीं है और हमें समस्या को जरा और गहराई से देखने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, जैसा सुधा मूर्ति जी ने जोर देकर कहा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार शिक्षकों के बिना तो हो ही नहीं सकता। वो इस पूरी प्रणाली की एक तरह से बुनियाद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जो शुरुआती डिग्रियां हैं, बीए, एमए या मान लीजिए पीएचडी, क्या वो काफी हैं? क्या ये ठीक है कि एक बार नियुक्ति हो दी, उसके बाद शिक्षक रिटायरमेंट तक बिना किसी मूल्यांकन या परीक्षा के पढ़ाते रहें? शिक्षक महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, आज का दौर लगातार सीखने का है, खुद को अपडेट रखने का है। एडुजोन जर्नल जैसे जो प्रकाशन हैं, वो भी कौशल विकास और नए ज्ञान को अपनाने की जरूरत पर बल देते हैं। तो ये जो अनिवार्य परीक्षाएं हैं, ये शिक्षकों को न सिर्फ, जैसा मूर्ति जी ने कहा, नई शिक्षण तकनीकों से वाकिफ रहने के लिए प्रेरित करेंगी, बल्कि इससे एक न्यूनतम स्तर भी तय होगा और हाँ, जवाबदेही भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का टेट को अनिवार्य करने का फैसला मुझे लगता है इसी सोच को दर्शाता है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे दृष्टि आईएएस की रिपोर्ट भी बताती है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है और शिक्षकों के करीब 35% पद खाली पड़े हैं, तो उन्हें देखते हुए ऐसे कदम उठाने जरूरी लगते हैं। सिर्फ अच्छी इमारतें बना देने से पढ़ाई अच्छी नहीं हो जाती। मूर्ति जी के शब्दों में ही कहें तो अच्छे शिक्षक बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भाई शिक्षकों की गुणवत्ता सबसे अहम है और लगातार सीखना भी बहुत जरूरी है। पर क्या हर कुछ साल में एक अनिवार्य परीक्षा ही इसका एकमात्र हल है? मुझे इस पर थोड़ा शक है। मैं इसे जरा अलग नजरिए से देखती हूँ। हमें ये भी सोचना होगा कि इस एक कदम का लाखों शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। अब जैसे नई दुनिया और एसएस न्यूज़ जैसी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, झारखंड जैसे कई राज्यों में लाखों अनुभवी शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। मतलब कईयों की नौकरी पर एक तरह से तलवार लटक सकती है। और ये वो शिक्षक हैं जो शायद बरसों से पढ़ा रहे हैं और जिनकी भर्ती उस समय के नियमों के हिसाब से हुई थी। अब अचानक उन पर ये टेट पास करने की शर्त थोप देना, क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? और ये सवाल भी उठता है, जैसा नई दुनिया की रिपोर्ट में शिक्षकों ने पूछा भी है, कि भाई अगर कोई इतने सालों से बिना टेस्ट पास किए नौकरी कर रहा था, तो इसकी जिम्मेदारी क्या शिक्षा विभाग की नहीं बनती? लेकिन उन्हें तैयारी के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। क्या ये काफी नहीं है? देखिए, किसी भी पेशे में लोगों को समय के साथ अपने कौशल को, अपने ज्ञान को मांझना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, 2 साल का वक्त सुनने में तो ठीक लग सकता है, पर क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर, मतलब लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए जरूरी संसाधन हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ढांचा मौजूद है? एडुजोन जर्नल और दृष्टि आईएएस की रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि संसाधनों की कमी है, ट्रेनिंग का जो ढांचा है वो अपर्याप्त है। क्या हम सिर्फ एक आदेश पारित करके जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। ये दिक्कतें अक्सर व्यवस्था से जुड़ी होती हैं, जैसे फंड की कमी है, उसका असमान वितरण है। जैसा दृष्टि आईएएस बताता है कि यूजीसी बजट का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को चला जाता है। और क्या हमें दुनिया की जो बेहतरीन शिक्षा प्रणालियां हैं उनसे सीखने की जरूरत नहीं? जैसे फिनलैंड या कनाडा, जहां जैसा चेतना मंच की रिपोर्ट में बताया गया है, शिक्षकों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उनके चौतरफा विकास पर, उनको मदद देने पर जोर होता है, न कि सिर्फ लगातार परीक्षाएं लेने पर।
मैं मानता हूं कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हम उन सुधारों का इंतजार करते हुए मौजूदा गुणवत्ता के मुद्दे को अनदेखा कर सकते हैं? एक न्यूनतम मानक तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना तो जरूरी है ना? परीक्षाएं कम से कम ये तो सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम और जो बुनियादी शिक्षण तकनीकें हैं, उनसे तो वाकिफ हैं। ये एक जरूरी पहला कदम हो सकता है, भले ही अपने आप में ये काफी ना हो। मैं ये जरूरी शब्द पर ही थोड़ा सवाल उठा रही हूँ। हाँ, मूल्यांकन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर क्या एक मानकीकृत भारी दबाव वाली परीक्षा ही इसका सबसे अच्छा या एकमात्र तरीका है? जैसा मैंने कहा, फिनलैंड या कनाडा जैसे देशों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को लगातार अनिवार्य परीक्षाओं के भरोसे बेहतर नहीं बनाया है। चेतना मंच के मुताबिक वो शिक्षक की स्वायत्ता पर, उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर और उनकी पेशे के सम्मान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या सिर्फ परीक्षा पास कर लेना ही अच्छे शिक्षण की गारंटी दे देता है? और क्या ये परीक्षाएं वाकई उन गुणों को माप सकती हैं जो एक अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी हैं, जैसे बच्चों के प्रति सहानुभूति, रचनात्मकता या उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने की क्षमता? मुझे इसमें गहरा संदेह है। अच्छा, जहां तक व्यावहारिकता और शिक्षकों पर असर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का वक्त दिया है। मुझे लगता है ये अनुकूलन के लिए एक वाजिब समय है। किसी भी दूसरे पेशेवर की तरह शिक्षकों को भी अपने क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे वाकिफ रहना चाहिए। एडुजोन जर्नल भी यही कहता है कि ये उनके अपने व्यावसायिक विकास के लिए अच्छा है। दुनिया बदल रही है, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, तो शिक्षकों को क्यों नहीं बदलना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि शिक्षकों को बदलना या अपडेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका जो असर पड़ेगा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपने 2 साल के समय की बात की, लेकिन जरा आंकड़ों पर गौर करें। नई दुनिया और एसएस न्यूज़ के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक, उत्तर प्रदेश में 2 लाख, राजस्थान में 80,000, झारखंड में हजारों शिक्षक इस फैसले से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी भर्ती बरसों पहले हुई थी, जब टेट जैसी कोई शर्त थी ही नहीं। उनके लिए ये ना सिर्फ एक तरह से नाइंसाफी का एहसास कराएगा, बल्कि उन्हें हतोत्साहित भी कर सकता है। ये सवाल वाजिब है कि सालों तक बिना टेस्ट के नौकरी करवाने के बाद अब अचानक ये शर्त क्यों? और फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग और निष्पक्ष परीक्षा करवाने की क्षमता है भी? सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, संसाधन भी चाहिए होते हैं। चलिए, गुणवत्ता को कैसे परिभाषित किया जाए, इस पर आते हैं। परीक्षाएं, ठीक है, मान लिया सब कुछ नहीं माप सकती, पर कम से कम ये तो सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षकों के पास अद्यतन ज्ञान है और उनकी कुछ क्षमताओं को मापा जा सकता है। जैसा सुधामूर्ति जी ने नई तकनीकों को सीखने पर जोर दिया। और अब तो जैसा नई दुनिया की रिपोर्ट में है, पदोन्नति भी वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि परीक्षा पास करने पर आधारित होगी। ये तो योग्यता को बढ़ावा देने वाला कदम है ना? यहीं पर मेरा मुख्य मतभेद उभरता है। क्या गुणवत्ता को सिर्फ मापने योग्य ज्ञान या परीक्षा के अंकों तक सीमित रखा जा सकता है? चेतना मंच जापान, फिनलैंड और कनाडा का उदाहरण देते हुए नैतिकता, टीम वर्क, समावेशी शिक्षा और रचनात्मकता जैसे पहलुओं पर जोर देता है। एडुजोन जर्नल भी शिक्षकों में सॉफ्ट स्किल्स के महत्व को रेखांकित करता है। क्या हमारी ये जो मानकीकृत परीक्षाएं हैं, इन जरूरी पहलुओं का सही आकलन कर सकती हैं? मुझे शक है। यहाँ तक कि नीति आयोग का जो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, जिसे SEQI कहते हैं, वो भी, जैसा दृष्टि IAS बताता है, सिर्फ शिक्षक परीक्षा के अंकों पर नहीं, बल्कि स्कूलों में सीखने के नतीजों पर, मतलब लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी बच्चे असल में कितना सीख रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हम गुणवत्ता के नाम पर शिक्षण के जो मानवीय और रचनात्मक पहलू हैं, उनको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। क्या हम गांधी जी की नई तालीम के दर्शन से कुछ नहीं सीख सकते, जिसका जिक्र दृष्टि IAS ने भी किया है? नई तालीम अनुभव और करके सीखने पर आधारित शिक्षा की बात करती है, न कि सिर्फ रटने की। तो फिर विकल्प क्या है? मतलब क्या कोई मानक ही ना हो? परीक्षाएं, भले ही उनमें कुछ कमियां हों, कम से कम एक पारदर्शी और मानकीकृत तरीका तो देती हैं मूल्यांकन का। हाँ, इन्हें निश्चित रूप से अन्य व्यावसायिक विकास गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाना भी चाहिए, जैसा कि मूर्ति जी ने भी ट्रेनिंग के साथ परीक्षा की बात की थी।
लेकिन एक मुख्य तंत्र के रूप में जवाबदेही तय करने के लिए परीक्षाओं की भूमिका मुझे महत्वपूर्ण लगती है। ये शायद सबसे आसानी से लागू किया जा सकने वाला तरीका है मानकों को सुनिश्चित करने का। मैं मानकों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीके और उसके पीछे की सोच पर सवाल उठा रही हूं। मेरा जोर दंडात्मक परीक्षाओं के बजाय सहायक व्यावसायिक विकास पर है। एडिसन जर्नल कार्यशालाओं, शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले क्रिया अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का, बेहतर सेवा पूर्व प्रशिक्षण यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग का और उच्च शिक्षा के लिए समर्थन जैसे उपायों का सुझाव देता है। हमें शिक्षकों का दर्जा सुधारने की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर संसाधन और समर्थन देने की ज़रूरत है। आप देखिए, दृष्टि आईएएस की रिपोर्ट कहती है कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 35% पद खाली हैं। पहले इन बुनियादी ढांचागत कमियों को दूर क्यों नहीं किया जाता? क्या हमें सिर्फ एक ही मॉडल यानी अनिवार्य परीक्षा पर अटक जाना चाहिए, या फिर चेतना मंच द्वारा बताए गए जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हैं उनसे सीखना चाहिए? हमें शिक्षकों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, उनमें आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है, न कि उन्हें लगातार परीक्षा के डर में रखने की। पहले व्यवस्था की जो कमियां हैं उनको तो ठीक करें। तो संक्षेप में कहूं, मेरा मानना है कि अनिवार्य परीक्षाएं और प्रशिक्षण जवाबदेही सुनिश्चित करने और शिक्षकों को मौजूदा ज्ञान और कौशल से लैस रखने के लिए एक महत्वपूर्ण और हाँ, जरूरी जरिया है। भारत के शैक्षिक मानकों को ऊपर उठाने के लिए ये एक आवश्यक कदम है, जिसे बेशक अन्य सहायक उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जहां लगातार व्यावसायिक विकास बिना किसी शक के जरूरी है, वहीं सिर्फ अनिवार्य परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता कई गहरे व्यवस्थागत मुद्दों की अनदेखी करती है। ये लाखों अनुभवी शिक्षकों को हतोत्साहित करने और अलग थलग करने का जोखिम उठाती है और शिक्षण की गुणवत्ता को बहुत ही संकीर्ण दायरे में परिभाषित करती है। हमें दुनिया भर की अच्छी प्रणालियों से सीखते हुए एक ज्यादा समग्र, एक ज्यादा सहायक, संसाधनों से युक्त और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो शिक्षकों को सशक्त बनाए, न कि सिर्फ उनका इम्तिहान ले। ये तो स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत है कि शिक्षक की गुणवत्ता भारतीय शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन हाँ, इस गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए सबसे कारगर पहला कदम क्या होना चाहिए, इस पर हमारे विचार अलग हैं। बिल्कुल। तो मुद्दा ये है कि क्या हम मानकीकरण और तत्काल जवाबदेही को प्राथमिकता दें, जैसा अनिवार्य परीक्षाओं से संभव लगता है, या फिर शिक्षकों के दीर्घकालिक समग्र विकास और प्रणालीगत सुधारों में निवेश करें, भले ही उसके नतीजे दिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगे। ये एक जटिल सवाल है जिसके कई पहलू हैं और शायद एक आसान जवाब नहीं है। उम्मीद है आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को इस मुद्दे की जटिलताओं को समझने और जो स्रोत सामग्री में तर्क और सबूत दिए गए हैं उन पर विचार करने में कुछ मदद मिली होगी। यकीनन, इस विषय पर और भी बहुत कुछ जानने और समझने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।